नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक नावल को डिस्कस करने वाले हैं। नावल का नाम है बुडेनब्रुक्स, जो 1901 में लिखा गया थॉमस मन के द्वारा। ये फर्स्ट टाइम बुडेनब्रुक्स जर्मन लैंग्वेज में लिखा गया और थॉमस मन भी जर्मन से बिलोंग करते हैं। थॉमस मन का ये पहला नावल है जो कि लगभग 700 पेज में लिखा गया है और इसमें रोमन एक्लिफ भी दिखाई देता है। रोमन एक्लिफ का मतलब स्टोरी ऑफ रियल पर्सन। इस नावल में थॉमस मन स्वयं इन्वॉल्व हैं। इसी नावल के लिए थॉमस मन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1929 में। बुडेनब्रुक्स जर्मन में लिखा गया और इसको ट्रांसलेट किया गया हेलेन ट्रेसी लो पोर्टर के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन फेमस ट्रांसलेटर हैं, जो थॉमस मन के प्रत्येक नावल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जानी जाती हैं। तो सबसे पहले आइए हम बात कर लेते हैं इसके करैक्टर के बारे में। बुडेनब्रुक्स के जो करैक्टर हैं, इसमें सबसे पहले जो ओल्डेस्ट जनरेशन होती है, जोहन बुडेनब्रुक्स, ये 2 शादी करता है। इसकी जो फर्स्ट वाइफ रहती है जोसेफर और जो इसकी सेकंड वाइफ रहती है एंटोइनेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाइफ के बारे में। जोहन बुडेनब्रुक्स की फर्स्ट वाइफ जोसेफायर, इसके एक पुत्र होता है गॉटहोल्ड, जो शादी करता है स्टूविंग से और इसके पास 3 बेटियां प्राप्त होती हैं, फ्रेडरिक, हर्नेट और फीफी। इसके पास कोई मेल चाइल्ड मीन्स पुत्र नहीं होता है। इसकी वजह से जोहन बुडेनब्रुक्स इसको डाइवोर्स कर देता है और वो सेकंड मैरिज करता है। सेकंड मैरिज एंटोइनेट के साथ करता है, जिससे उसके 2 बच्चे होते हैं, जॉन जूनियर और डॉटर इन फ्रैंकफर्ट। जॉन जूनियर के जो 2 नाम हैं, जोहन जूनियर द कॉन्सुल जीन, इसको 3 नामों से हम पुकार सकते हैं। इसकी शादी एलिजाबेथ से हुई, जिससे इनको 4 बच्चे मिले। जो पहला बच्चा था उसका नाम था थॉमस, दूसरा बच्चा क्रिश्चियन, तीसरा लड़की एंटोनी, जिसको हम टोनी के नाम से बुलाएंगे पुकारते हैं, और जो 4th और यंगेस्ट डॉटर इसकी होती है वो क्लारा होती है। थॉमस बड़ा होता है तो इसकी शादी गेर्डा अर्नोल्डसन से होती है और इसके जो पुत्र होता है जॉन 4th, जिसको हैनो के नाम से जानते हैं। क्रिश्चियन की शादी एलाइन से होती है, जो कि क्रिश्चियन का दिमागी संतुलन अच्छा नहीं होता है। एंटोनी मीन्स टोनी की शादी 2 बार शादी करती है। पहला जो हस्बैंड होता है बेंडिक्स ग्रनलिच, इसको डाइवोर्स कर देती है, लेकिन इसको एक लड़की प्राप्त होती है इरिका, और जब इरिका प्राप्त होती है इसको, तो बेंडिक्स ग्रनलिच को डाइवोर्स कर देती है। फिर इरिका शादी करती है विंसेंट नाम के लड़के से, जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट होता है और फ्रॉड के केस में जेल चला जाता है, और उससे भी एक लड़की की प्राप्ति होती है जिसका नाम है एलिजाबेथ। और जो इसका टोनी सेकंड मैरिज करती है, उसका जो सेकंड हस्बैंड होता है परमेंडर होता है, इसको भी छोड़ देती है एट लास्ट में। तो चलिए बात करते हैं नावल की स्टोरी पर। नावल की कहानी 1835 से लेकर 1877 के बीच में इंक्लूड है। स्टोरी स्टार्ट होती है 1835 में। जो जोहन बुडेनब्रुक्स हेड ऑफ़ द फैमिली है, एक डिनर के लिए अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इनवाइट करता है।
उसी दौरान इसका जो फर्स्ट वाइफ का बेटा होता है गॉटहोल्ड, ये जोहान बुडेनबुर्ग को एक लेटर लिखता है। जोहान बुडेनबुर्ग लेटर को पाता है, लेकिन वो उसके लेटर को इग्नोर कर देता है। क्यों इग्नोर कर देता है? क्योंकि जोहान बुडेनबुर्ग गॉटहोल्ड के बिहेवियर को लाइक नहीं करता है। इसके कुछ ऐसे बिहेवियर हैं जो जोहान बुडेनबुर्ग को पसंद नहीं है, इसलिए इसके लेटर को इग्नोर कर देता है और पार्टी को ऑर्गेनाइज करता है। पार्टी सब सही सलामत होती है। फिर कहानी स्टार्ट यहाँ से होती है कि जब एंटोनी, जिसको हम टोनी के नाम से बुलाते हैं इस नावल में, टोनी बड़ी हो गई है और वो स्कूल अब छोड़ दी है, क्योंकि उसका स्कूल में या स्कूलिंग में कोई उसका इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वहीं उसका जो इससे थोड़ा बड़ा भाई है क्रिश्चियन, ये अपना एंजॉय कर रहा है स्कूलिंग का, और इसको कोई काम भी नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसका जो दिमागी संतुलन है वो सही नहीं है। उस जैसे कि अभी आप सबको हम पहले ही बता दिए कि वो न्यूरोटिक और हाइपोकॉन्ड्रिया का शिकार है वो। और बात करते हैं थॉमस की। थॉमस अपने सभी भाई बहन में बड़ा होने की वजह से अपनी पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखता है, क्रिश्चियन की, एंटोनी की और क्लारा की। और अपनी पढ़ाई करने के लिए एम्स्टर्डम चला जाता है। एम्स्टर्डम कौन जाता है? सबसे बड़ा बेटा। और वहाँ पर पढ़ाई करता है, साथ ही साथ जेर्डा अर्नोल्डसन से मैरिज भी कर देता है। मैरिज कर लेता है, जिससे उसको एक पुत्र जन्म होता है। उस पुत्र का नाम होता है जोहान फोर्थ, जिसको हम हैनो के नाम से भी जानते हैं। समय बीतता है। कुछ समय बाद जोहान बुडेनबुर्ग और एंटोनेट दोनों की डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो पूरे परिवार का जो भी एसेट संपत्ति होता है वो जॉन जूनियर मींस द काउंसिल, या हम जीन कह के बुला सकते हैं, इसके नाम सब प्रॉपर्टी हो जाती है। जब सब प्रॉपर्टी जॉन जूनियर या जीन के नाम हो जाती है, तब ये अपने भाई गॉटहोल्ड को अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दे देता है, शेयर कर देता है। गॉटहोल्ड जो कि जोहान बुडेनबुर्ग की फर्स्ट वाइफ का बेटा है, तो आधी प्रॉपर्टी गॉटहोल्ड को मिल जाती है और आधी प्रॉपर्टी जोहान जूनियर मीन्स जीन को मिल जाती है। अब क्या होता है, एंटोनी बड़ी हो चुकी है मीन्स टोनी, और उसके जो फादर जॉन जूनियर या जीन उसको प्रेशर डालते हैं कि तुम अब शादी कर लो। ये शादी अभी नहीं करना चाहती है, लेकिन इसको प्रेशर डालकर इसकी शादी की जाती है। इसकी शादी बेंडिक्स ग्रेनलिच से होती है, जो कि बेंडिक्स ग्रेनलिच धनाढ़ फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। बेंडिक्स ग्रेनलिच शादी नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो इस आशा में शादी करता है कि एंटोनी के फादर जॉन जूनियर कुछ इसकी फाइनेंशियल हेल्प कर देंगे तो इसकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। तो कुछ दिन बाद बेंडिक्स ग्रेनलिच एंटोनी के फादर से पैसे की कुछ डिमांड करता है, लेकिन उस डिमांड को जॉन जूनियर इग्नोर कर देता है। और एंटोनी और बेंडिक्स के एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम है इरिका। जब बेंडिक्स ग्रेनलिच को पैसा नहीं मिलता है तो एंटोनी और जॉन जूनियर ये दोनों लोग इरिका के साथ घर वापस चले जाते हैं, बेंडिक्स ग्रेनलिच को छोड़ देते हैं। अब बेंडिक्स ग्रेनलिच अकेले ही रह रहा है। अब कहानी पहुंचती है 18
1850 में जब बेंडिक्स ग्रेनलिच जो एंटोनी का संबंध अब अच्छा नहीं चल रहा है, तो बेंडिक्स ग्रेनलिच बैंकरप्ट हो जाता है और एंटोनी मीन्स टोनी को अब अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है किससे, डाइवोर्स लेने का। टोनी बेंडिक्स ग्रेनलिच को डाइवोर्स कर देती है और अब इरिका, टोनी और जॉन जूनियर एक साथ परमानेंट रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद जीन मर जाता है। जीन की मृत्यु 1855 में होती है। जीन बोले तो जॉन जूनियर, जिसका नाम द काउंसिल है, और जीन है। इसकी जब डेथ हो जाती है तो थॉमस बड़ा बेटा होने की वजह से इसके बिजनेस का सारा कारोबार का जिम्मेदारी थॉमस के ऊपर आ जाता है। क्रिश्चियन जाता है थॉमस के पास कुछ हेल्प करने के लिए कि ये दोनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन थॉमस क्रिश्चियन को बोलता है कि मैं पर्याप्त हूँ, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है बिजनेस को संभालने के लिए। तो थॉमस बिजनेस को देखता रहता है, धीरे धीरे समय बीतता रहता है। उसी दौरान गर्डा अर्नोल्डसन से थॉमस की शादी हो जाती है, जो कि जेर्डा अर्नोल्डसन एक म्यूजिशियन है, ये म्यूजिक को बहुत लाइक करती है। तो थॉमस की शादी होती है जेर्डा अर्नोल्डसन से, जो कि एक म्यूजिशियन है। अब क्लारा की भी शादी होती है, लेकिन क्लारा की डेथ बहुत अर्ली टाइम पे ही हो जाती है। इसका कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, ना तो कोई लड़का ना लड़की। शादी के कुछ दिन बाद ही इसकी डेथ हो जाती है। अब टोनी कुछ दिन बाद दूसरी शादी करती है। शादी करती है परमेंडर से, जो उसका सेकंड हस्बैंड होता है, लेकिन इसके साथ भी ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है संबंध। एंटोनी मीन्स टोनी को परमेंडर को डाइवोर्स करना पड़ता है। क्यों? उसका रीज़न था कि परमेंडर एक मेड के साथ रेप करने का प्रयास किया और वो टोनी ने देख लिया था, इसलिए टोनी ने परमेंडर को भी डाइवोर्स कर दिया। इसके जो मेड हैं, आपको बताना भूल गए थे, जोहन बुडनब्रूक्स एक इफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करती है। इसका एक बिजनेस है बहुत बड़ा, जिसकी इसके पास कई सर्वेंट हैं। मैड भी है, मेल फीमेल दोनों सर्वेंट हैं, जिसमें से एक जो फेमस सर्वेंट है उसका नाम है ईडा जंगमन। एक फेमस सर्वेंट है इस नावल में बुडनब्रूक्स फैमिली का। अब थॉमस को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिजनेस भी अच्छा से नहीं चल रहा है, और जो शादी किया था जेर्डा अर्नोल्डसन से, इसका जो एक बेटा होता है जोहन फोर्थ, जिसको हम हैनो के नाम से भी जानते हैं, ये हमेशा बीमार रहता है। इसकी तबीयत बराबर सही नहीं रहती है और इसकी मृत्यु हो जाती है एट द एज ऑफ 15 ईयर्स। और इसकी जो मृत्यु होती है वो टाइफाइड की वजह से हो जाती है। कुछ दिन बाद इरिका शादी करती है एक इंश्योरेंस एजेंट से, जिसका नाम होता है बीन्स चंक, जो कि ये किसी फ्रॉड में फंस जाता है। पुलिस केस फाइल कर दी जाती है और ये जेल चला जाता है। इसकी एक पुत्री होती है एलिजाबेथ। अब इरिका और एलिजाबेथ दोनों साथ साथ रहने लगे। उसका जो हस्बैंड बेनिस सिंक है वो तो जेल में है, इसलिए इरिका को विवश होकर इसकी जो प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत रहती है उसको बेचना पड़ जाता है। बेचने के बाद ये अपने घर वापस लौट जाते हैं। तो जब थॉमस की मृत्यु होती है तो थॉमस अपने बिल वसीयत में लिखता है कि जो हैनो मेरा पुत्र है, ये अपनी प्रॉपर्टी को कुछ भी कर सकता है, बेच सकता है, किसी को डोनेट कर सकता है, अपने भाई बहन में बांट सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन हैनो जो है ये अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा क्रिश्चियन को शेयर कर देता है, बांट देता है। अब क्रिश्चियन, जिसका दिमागी संतुलन बराबर नहीं रहता है, ये जब इसके पास कुछ पैसे आ जाते हैं तो शादी करता है एलिन से।
एलिन से शादी कर लेता है। और इधर जॉन मीन्स हैनो की मृत्यु हो जाती है। जब जॉन फोर्थ मीन्स आर हैनो की मृत्यु हो जाती है तो जो जेर्डा अर्नल्डसन होती है ये अपने घर लौट जाती है। जो उसका जो रियल घर है वो एम्स्टर्डम है, जहाँ पे थॉमस पढ़ने के लिए गया था। तो इसकी माँ फिर अपने घर लौट जाती है। अब इस बुडनब्रुक्स फैमिली में कौन कौन बचा? एंटोनी, जिसको हम टोनी के नाम से जानते हैं, इरिका और एलिजाबेथ, ये तीनों बचते हैं और ये अब एक तरह से निराश्रित हो चुके हैं। अब इनके पास सहारा का कोई ऑप्शन नहीं बचा है और ये इसी आशा में अब जीवित हैं कि अब मेरी फैमिली मुझसे मुलाकात करेगी, लेकिन कहाँ करेगी वो? अब वो हीवन में मुलाकात होगी। तो हीवन में मुलाकात होगी, इस आशा में ये तीनों लोग जीवित हैं और कहानी मीन्स नावल का ही अंत हो जाता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से थॉमस मन का ये पहला नावल था, सेम उसी प्रकार से ये मेरा पहला नावल है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और एक जानकारी इसके साथ और भी मैं दे दूँ, जो बुडनब्रुक्स नावल है ये टॉप 25 वर्ल्ड क्लासिक नावल में से एक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट नावल है। इसलिए मैं सोचा कि इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। और यदि इस वीडियो के द्वारा कुछ जानकारी समझ में आई हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।